Honorable Speaker, President CPA, Rajasthan Dr. C.P. Joshi ji, Honorable Leader of the House, Chief Minister Shri Ashok Gehlot ji, Honorable Leader of Opposition Shri Gulab Chand Kataria ji, Honorable Minister for Parliamentary Affairs Shri Shanti Dhariwal ji, distinguished members of the CPA Rajasthan and members of the media, मेरे लिए राजस्थानी होने के नाते, पूर्व विधायक होने के नाते और पश्चिम बंगाल का प्रथम सेवक होने के नाते यहाँ पर आना एक ऐसा अवसर है जो जिंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। और डॉक्टर C.P. जोशी को मैं इसके लिए हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। डॉक्टर C.P. जोशी जी ने जिस विषय का चयन किया है वो अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। रोल ऑफ गवर्नर एंड द लेजिस्लेटर्स इन फर्दरेंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसका सामयिक महत्व भी है। कोई दिन नहीं जाता जब ये पीड़ा मैं महसूस नहीं करता हूँ, तो मैं मान कर चलता हूँ विधायकों की भी पीड़ा होगी जो वो महसूस करते होंगे। डॉक्टर C.P. जोशी जी को मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूँ कि विषय के चयन में उन्होंने भारत की संविधान की मूल भावना को दर्शाया है। यदि अगर आप भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 को देखेंगे तो उसमें स्पष्ट अंकित है, लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड मेंबर्स ऑफ द असेंबली। ये संविधान में निश्चित रूप से अंकित है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में राज्यपाल और विधायकों का क्लिष्ट कर्तव्य है। इन दोनों को एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी और उसमें ट्रांसपेरेंसी हो लागू करने का दायित्व है। उनके औजार और हथियार सीमित हैं। आई विल अर्ज ऑल ऑफ यू टू बियर इन माइंड, जो बहुत पहले लंबे समय से कहा गया है बाय थॉमस फुलर, I quote, "Be you ever so high, the law is above you." Unquote. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कानून किसी की मुट्ठी में नहीं है, सब कानून की मुट्ठी में है। देर सवेरे कानून का शिकंजा निश्चित रूप से उस व्यक्ति तक पहुंच पाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है, संविधान निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। उन्होंने इस विधानसभा में कहा, कोट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड और अंडरमाइनिंग द रूल ऑफ लॉ इज ग्रामर ऑफ अनार्की एंड सूनर वी अबैंडन देम द बेटर फॉर अस, अनकोट। यदि अगर प्रशासनिक व्यवस्था, स्टेट गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स और रूल ऑफ लॉ से भटक जाती है तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा कुठाराघात होता है। आज के दिन राज्यपाल और विधायकगण बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं और ये बहुत चिंता और चिंतन का विषय है। भारत के संविधान में हर पद की गरिमा का ध्यान रखा गया है और दायित्व निश्चित किया गया है। जो भी संवैधानिक पद है और जो शपथ वो लोग लेते हैं, माननीय विधायकगण सहित, वो क्या कहते हैं
आई कोट, शपथ का हिस्सा है, बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनकोट। और आगे है, अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो कोई कितने भी बड़े पद पर है, वो ये शपथ लेता है कि मैं संविधान के दायरे में काम करूंगा। पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शपथ है उसमें बदलाव है, और सिर्फ इन 2 पदों की शपथ में ही बदलाव है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति जी शपथ लेते हैं, राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 159 में लेता है, और उनकी जो शपथ का हिस्सा है और जिसको अक्सर नज़रअंदाज कर उनको कटघरे में रखा जाता है, उसको समझने की बहुत आवश्यकता है। इन 2 पदों पर जो लोग हैं उनकी शपथ है, आई कोट, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। जहां सबको संविधान के दायरे में काम करने की शपथ लेनी पड़ती है, इन 2 पदों पर आसीन व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वो संविधान की मर्यादा को बचाएं, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करें। इन 2 पदों की शपथ का एक दूसरा हिस्सा और है, और वो इसलिए ज़्यादा समझने की आवश्यकता है क्योंकि भ्रांति फैल जाती है कि इन पदों पर विराजमान व्यक्ति क्या अपने दायरे से बाहर कार्य कर रहा है। तो लिखा हुआ है दोनों की शपथ का हिस्सा, कोट, टू डिवोट टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जी के लिए और राज्यपाल के लिए, ऑफ द स्टेट। अब इस शपथ की पालना करने में टकराव अक्सर हो जाता है, और यदि अगर जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, आप उस राज्य के राज्यपाल हैं जिनकी सरकार दिल्ली में नहीं है, तो आप सॉफ्ट टारगेट हैं। एक तरीके से आप पंचिंग बैग हैं, आप पर कुछ भी आरोप लग सकता है। आपको पार्टी का एजेंट कहा जा सकता है, केंद्र के एजेंट को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति कहा जा सकता है। पर जो इस पद पर है, यदि अगर वो इन बातों से भटक जाएगा, कमजोरी दिखाएगा, तो शपथ के प्रति सही। मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती है, चिंतन भी करता हूं और चिंता भी होती है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल सार्वजनिक रूप से कैसे लड़ सकते हैं? अब आप लोगों के गले ये बात आसानी से नहीं उतरेगी, क्योंकि आप रोज पढ़ते हैं। मेरा अथक प्रयास रहा है और आगे भी रहेगा। राज्यपाल की हैसियत से मेरा प्रमुख दायित्व है कि मैं सरकार की मदद करूं, कंधे से कंधा लगाकर सरकार का सहयोग करूं। पर एक हाथ से यह काम संभव नहीं है, और ये हालात में देख रहा हूं जो चिंता का विषय है। यदि अगर इन दोनों पदों पर विराजमान व्यक्ति दे डोंट बिलीव इन डायलॉग, डेलिब्रेशन, डिस्कशन, तो डेमोक्रेसी से हम भटक जाएंगे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसका समाधान डायलॉग, डिस्कशन और डेलिब्रेशन से नहीं हो। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अनुभवी हैं, पर मैं हाल की एक घटना की ओर संकेत देना चाहूंगा। असेंबली
को प्रोरोग करने की सिफारिश राज्यपाल की हैसियत से मेरे समक्ष आई। मैंने स्वीकार कर लिया। यही मेरे से उम्मीद थी। एक दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर टिप्पणी की कि ऐसे पद पर विराजमान व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करे, उद्दंडता करे, ये उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं अचंभित हो गया। आखिर किया क्या है? सरकार का अनुरोध स्वीकार किया है। मैंने तुरंत उनसे संपर्क करने का प्रयास किया। उनके दल के वरिष्ठ सांसद ने मेरे से बात की और कहा कि ये थोड़ी गलती हो गई, पर गलती में सुधार नहीं हुआ। ये पीड़ा है मेरे मन में। राज्यपाल के पास जो राजनीतिक पद पर लोग बैठे हैं, केंद्र में या किसी प्रांत में, उतना न तो लवाजमा होता है न अधिकार होते हैं। He has to be on occasions one man army। तो मैंने ये कोशिश की। दूसरा, कई बार टकराव अज्ञानता की वजह से होता है, और ये होता है कि हाँ भाई, अंधकार में तो कोई हमें परेशान करने के लिए बैठा है। यहाँ बहुत वरिष्ठ विधायकगण हैं। कहा कि विधानसभा को आहूत कर लो, समन कर लो। और ये अनुरोध मेरे पास आया गृह सचिव से। मैंने प्रश्न पूछा, आप अपने अनुरोध का वैधानिक कारण तो बताइए। वरिष्ठ अधिकारियों समझ में आ गया, तो मुख्य सचिव ने लिखकर भेज दिया। वो समस्या ही उनकी हुई। मैं संविधान की शपथ का अनादर करने की स्थिति में नहीं हूं। मैं वही काम कर सकता हूं जो संविधान के अनुकूल है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि राज्यपाल कटघरे में होता है और उसको मीडिया की सपोर्ट तक नहीं मिल पाती है। आखिर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह अनुरोध प्रेषित किया। अब भारत के संविधान को जो जानते हैं, समझते हैं, वो मानते हैं कि पूरे संविधान में आर्टिकल 163 स्पष्ट है, देयर विल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। तो कैबिनेट का फैसला आना चाहिए। हमारी मुख्यमंत्री से मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत गहराई के हैं, भाई बहन के हैं। लोगों को जानकारी नहीं होगी, हमारा संवाद लगातार है। उन्होंने पहले मुझे कहा फेस ऑफ कैबिनेट, और फिर मीडिया को कहा। मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, संविधान में फेस ऑफ कैबिनेट नहीं है। संविधान में कैबिनेट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप मुख्यमंत्री हैं। आखिर में उन्होंने एक प्रस्ताव भेज दिया कैबिनेट का, और गलती होगी कि रात को 2 बजे बुलाओ। मुझे लगा शायद कोई ऐतिहासिक मौका करना चाहते होंगे। आज़ादी के बाद हमने देखा, जब जीएसटी रेजिम लागू हुआ और माननीय प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, तो आधी रात को हुआ था। तो मैंने तुरंत मुख्य सचिव को सूचना भिजवाई कि ऐतिहासिक एक्शन बनाना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वरना मुझे लगता है कुछ भूल हो गई है। अब उन्होंने समय नहीं निकाला, उनको आदेश नहीं मिला, और पूरा मीडिया लग गया कि राज्यपाल विधानसभा को आहूत नहीं कर रहे हैं, राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। मैंने दस्तखत कर दिए। दस्तखत कर दिया तो एक समस्या होगी कि आधी रात 2 AM क्यों? तो 2 AM और 2 PM का मामला ट्विटर पर चलता रहा।
लाइटर वेन में यहां तक आ गया कि सरकार पीएम शब्द यूज नहीं करना चाहती, इसलिए एम कर दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि आई हैव टू एक्ट एज अ फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर टू द गवर्नमेंट। मेरा सबसे बड़ा साक्ष्य ममता जी हैं। फेस टू फेस कहूँगा तो मुख्यमंत्री की हैसियत डेमोक्रेसी में बहुत बड़ी होती है। उसके पीछे जनता का दम है, सैंक्शन ऑफ द पीपल, ये मैंडेट बहुत बड़ा है। मुझे बार बार नॉमिनेटेड कहने के बजाय मैं उनको कहता हूं, आई अप्रिशिएट यू रिप्रेजेंट मैंडेट ऑफ 9 करोड़ पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सर्वोपरि हैं, पर मैंने कहा मेरे को थोड़ा तो स्पेस दीजिए। अब आप लोगों के विधायकों की स्थिति भी मेरे जैसी है। आप लोगों को भी एक प्रिज्म से देखा जाता है। जब मैं कहता हूं विधायकों की, ये राजस्थान के विधायकों से संबंधित नहीं है। आई फोकस ऑन लेजिस्लेटर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस। मैं एक साथ कह रहा हूं, यहाँ के हालात के बारे में तो मैं कायल हूं। इसका कुछ भी राजनीतिक अर्थ निकले, राजनीति में सर्वश्रेष्ठ मापदंड जो पक्ष विपक्ष का हो सकता है वो इस विधानसभा ने दशकों से देखा है। मैं नहीं भूल सकता उस दिन को जब राज्यपाल बनकर पहली बार आया, माननीय मुख्यमंत्री जी सपरिवार उस कार्यक्रम में रहे। ये है, पर आपकी पीड़ा क्या है? सरकारी तंत्र सीधा समझ जाता है कि यह सत्तारूढ़ का विधायक है या प्रतिपक्ष का है। फिर प्रतिपक्ष में भी यह समझ जाता है कि सत्तारूढ़ के नजदीक है या नहीं है। यह बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके लिए मुझे लगता है कि आंख बंद कर नहीं कह सकते सब ठीक है। सीपीए एक ऐसी संस्था है और डॉक्टर सीपी जोशी इसके माध्यम हो सकते हैं, क्योंकि 3 दशक पहले जब केंद्र में जूनियर मिनिस्टर था पार्लियामेंट्री अफेयर्स का, तब एक सीपीए हुई थी, उसका मैं कोऑर्डिनेटर था। सब देशों के लोगों से चर्चा का मौका मिला। कमोबेश सब जगह समस्या यही है, इसका हल निकालिए मान्यवर, ताकि इस बीमारी का यदि अगर इलाज भी शुरू हो जाएगा तो जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम इस टकराव को, इस आक्रोश को, इस खरांश को, इस एबरेशन को खत्म कर सकते हैं। भारत के संविधान में एक ही व्यक्ति के लिए ड्यूटी का शब्द उपयोग किया गया है और किसी के लिए नहीं किया गया है, और वो किया गया है अनुच्छेद 167 में, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर टू द गवर्नर। वो मैंने संविधान की डिबेट्स पढ़ी कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई, और ये कहा इस अनुच्छेद कि राज्यपाल को अधिकार है और मुख्यमंत्री का दायित्व है कि जो जानकारी मांगे वो उसको मिले। 2.5 साल से अधिक समय तक अथक प्रयास करने के बावजूद इस राज्यपाल को एक भी जानकारी प्रेषित नहीं की गई। ये मेरे लिए चिंता का विषय है।
और सीपीए के लिए चिंतन का विषय है। आखिर संविधान के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि सबसे कड़ा कदम ही उठाया जाए, इसका कोई न कोई रास्ता होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुभव के आधार पर ज़्यादा पता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो संविधान के तहत कॉन्स्टिट्यूट होता है, जिसका प्रावधान पूरी तरह से यूनियन फाइनेंस कमीशन जैसा है, उनका एक ही दायित्व है कि राष्ट्रपति को रिपोर्ट दें ताकि केंद्र और राज्यों में धन का बंटवारा कैसे हो, और राज्यपाल को रिपोर्ट दें कि राज्य, पंचायत और नगर पालिका में बंटवारा कैसे हो। वो रिपोर्ट मुझे दी नहीं गई, विधानसभा में रिपोर्ट नहीं जा सकी और उनका कार्य समाप्त हो गया। जब पूछा ऐसा क्यों हुआ, बोला किसी का नुकसान नहीं हुआ, हमने विभाजन कर दिया। कैन वी विदस्टैंड सच क्रूड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसग्रेशन? श्योरली नॉट। और मीडिया बंधु नैरेटिव चलाते हैं। ये राज्यपाल जिसने जिंदगी में कभी टकराव की सोची नहीं, व्यक्तिगत जीवन में, प्रोफेशनल जीवन में और अदरवाइज, वो नैरेटिव है राज्यपाल मुख्यमंत्री से टक्कर ले रहा है। ये नैरेटिव सेट करने वालों को मैं इस पवित्र सदन से सीपीए के बैनर के तहत जो हो रहा है, प्लीज डेलिब्रेट, इंट्रोस्पेक्ट, सोल सर्च, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है राज्यपाल को और संवैधानिक पद पर जितने भी लोग हैं उनको संविधान के अलावा कोई काम मत दीजिए। संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट किया है कि किसका क्या काम होगा। कानून बनाकर नए काम दे देते हैं। उनमें एक काम है अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर। टकराव स्वाभाविक है। कानून में राज्यपाल को अधिकार दे दिया, बट द पॉपुलर मैंडेट, द सैंक्शन ऑफ द पीपल इज विद द चीफ मिनिस्टर। पर कानून पढ़कर वो अधिकार राज्यपाल के पास है और ये टकराव का कारण बनता है। सीपीए को मदद करनी चाहिए कि इस प्रकार की व्यवस्था न हो, क्योंकि ऐसा कानूनी दायित्व मिलेगा जिसमें टकराव निश्चित हो, उचित नहीं है। अब मेरे सामने जब नियुक्ति का मुद्दा आता है तो मैं मेरे विवेक से काम करता हूं। एक बात का ध्यान रखता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई सजेशन आता है तो मैं दिमाग नहीं लगाता। जो नाम वो सजेस्ट करती हैं वो ही मानता हूं। उसके बावजूद दिस गवर्नर हैड टू सफर अपॉइंटमेंट ऑफ 25 वाइस चांसलर्स without his knowledge, without his sanction, without his authorization. अब इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति स्पाइनलेस तो नहीं हो सकता। He has to perform his duty. मैंने बहुत बार कहा और आज देश के एक वरिष्ठतम राजनीतिक व्यक्तित्व के सामने भी कह रहा हूं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया और मैंने कहा, आप देश की जानी मानी नेता हैं। इनका नाम लिया कि इस कैटेगरी में 3-4 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। जो भी केंद्र मेरे को सुझाव देगा मैं बहुत गंभीरता से लूँगा, बहुत गंभीरता से लूँगा। और मेरा मानस रहेगा कि उसके अनुरूप कार्य हो, यदि अगर संवैधानिक बाधा नहीं आती है तो। उसी तरीके से मैंने कहा, आपका कुछ भी सुझाव होगा
उसका असर भी मेरे पर उतना ही ज़्यादा होगा। पर जिस दिन केंद्र के लोग या आप आश्वस्त हो जाओगे कि मैं वही करूँगा जो आप कहोगी, तो इस कुर्सी पर दूसरा व्यक्ति बैठेगा, मैं नहीं बैठूंगा। मैंने उनको कहा बिल्कुल ही, आई बिलीव फर्मली एज अ सिटीजन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, enjoying honor at the moment of being a constitutional head of a state, I take my command only from Constitution. I don't take command from anyone else. My stake is only in upholding the Constitution. My job is to protect and preserve and defend it. अब ऐसी हालात में I have been dubbed by media and called proactive governor. मैं नहीं हूं। I am a copybook governor. I believe in rule of law. I believe in low profile working. और मैं किसी भी परिस्थिति में किसी के कहने पर संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी ने कहा था, आई कोट, और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, कोट, इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल if we are not prepared to hear the other side, unquote. मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब पक्ष विपक्ष में संवाद नहीं होता है। मुझे पीड़ा होती है कि शीर्ष नेतृत्व का संवाद इतना इमोटिव होना चाहिए कि आधी रात को भी बात हो सके, और मेरा सीमित अनुभव कहता है कि हर पहलू का दूसरा पक्ष होता है। मोर ऑफन देन नॉट द अदर पॉइंट ऑफ व्यू इज द करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे बहुत समय दिया, ये सुअवसर दिया। इट्स अ लाइफ टाइम मोमेंट फॉर मी। मेरी ज़िंदगी में बहुत ऐसे मौके आए हैं जिसको मैं समझता था कि शायद इससे बेहतर कभी नहीं होगा। सबसे कम उम्र में राजस्थान बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनना, राजस्थान का सीनियर मोस्ट डेजिग्नेटेड सीनियर होना, देश विदेश के मुकदमों में भागीदारी रखना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का मेंबर होना, मुझे बहुत कहा। पर आज का दिन उन सबको पीछे छोड़ गया है। अंत में यही कहूँगा, बापू के उन शब्दों को याद रखो जो उन्होंने कहे थे, कोट, आई अंडरस्टैंड, महात्मा गांधी जी सेड सो, आई अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी एज समथिंग दैट गिव्स द वीक द सेम चांस एज द स्ट्रॉन्ग। आपके समक्ष जिस व्यक्ति ने ये बात बापू की कही है, उसने अपनी पढ़ाई स्कॉलरशिप पर की है। जय भारत।